जब मुख्य मुकदमे में रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और ठाकुर रोशन सिंह को फांसी की सज़ा दी गई तो इसमें कोई संदेह नहीं रह गया था कि अशफाक उल्लाह को भी यही सज़ा मिलेगी। एक दिन मुकदमे के दौरान ही विशेष खुफिया अधिकारी खान बहादुर तसद्दुक हुसैन ने अशफाक के वकील हजेला साहब से कहा, इस नौजवान को जो अपने ख़ानदान के रास्ते से गुमराह हो गया है, आपको बचाना चाहिए। हजेला साहब का उत्तर था, मैं बहैसियत वकील के पैरवी करने के सिवा क्या कर सकता हूँ। तसद्दुक हुसैन ने प्रस्ताव रखा, मुख्य मुकदमे का जो दृश्य हुआ है और राम प्रसाद बिस्मिल इत्यादि को जो मौत की सज़ाएं हुई हैं, आपको मालूम ही है। इसलिए अशफाक उल्लाह यदि अब भी इकबाल कर ले या माफ़ी मांग ले तो मौत की सज़ा तो बच ही जाएगी और बाकी सज़ा से रिहाई या उसमें कमी की कुछ सवील आगे भी हो सकेगी। हजेला साहब का उत्तर था, इस युवक से माफ़ी मांगने की आशा तो कभी की ही नहीं जा सकती और इकबाल करने की आशा करना भी दुष्कर ही है। बावजूद इसके वे यह विचार करके मुख्य मुकदमे के फैसले के बाद यदि अशफाक कोई बयान दे देते हैं तो उससे कोई कानूनी असर मुकदमे पर नहीं पड़ेगा और यदि उससे अशफाक उल्लाह की प्राण रक्षा हो जाए तो वह उनके तथा देश के हित में भी होगा। उन्हें इस समय अशफाक की बूढ़ी माँ की भी याद आई। अशफाक जिनके सबसे छोटे बेटे थे और कि जिनके सामने अशफाक की मौत कितनी दर्दनाक हो सकती थी। यह सोचते सोचते हजेला साहब ने अशफाक के सामने तसद्दुक हुसैन का प्रस्ताव रख दिया। अशफाक ने सुना तो उनके चेहरे की आकृति ही बदल गई। दुखी होकर बोले, हजेला साहब, आपको मालूम है कि मैंने कितनी ज़िद करके आपको अपना वकील किया, जबकि मुझसे बहुत से लोग, जब मेरा मुकदमा मजिस्ट्रेट की अदालत में था तभी से यह कह रहे थे कि इस अभियोग में मैं ही अकेला मुसलमान हूँ। मुझे किसी अच्छे मुसलमान वकील को सरकार की ओर से अपने लिए नियत कराना चाहिए, परंतु मेरा शुरू से ही आप में अत्यंत विश्वास रहा और अब भी है, इसलिए मैं इन बातों से न डिगा और आप ही को अपना वकील बनाने के लिए जिद की। परंतु मैं यह कभी नहीं समझता था कि आप जैसे व्यक्ति भी मुझे केवल फांसी की सज़ा से बचने के डर से पश्चाताप प्रकट करने की सलाह देंगे। मेरे लिए यह नितांत असंभव ही नहीं, वरन मुझे किसी बात का पश्चाताप भी नहीं है, क्योंकि जो कुछ मैंने किया, गलत हो या सही, देश की आज़ादी की इच्छा से किया। यद्यपि मेरा मतभेद श्री राम प्रसाद बिस्मिल से बराबर रहा कि बिचपुर डकैती इत्यादि जो अपने ही देशवासियों के घरों में पड़ी उचित नहीं थी, परंतु काकोरी ट्रेन घटना के लिए यह नहीं कहा जा सकता। इसको हम लोग अपने उद्देश्य पूर्ति का एक मार्ग समझते हैं। जैसे कांग्रेस एक मार्ग को अपनाए है, वैसे ही हम लोग इस मार्ग को देश की आज़ादी के उद्देश्य से अपनाए हैं। यद्यपि इस मार्ग में बहुत खतरे हैं, परंतु अब देश की आज़ादी के लिए बलिदान की ज़रूरत है। हाँ, एक यात्री के अकारण मारे जाने का अवश्य अफसोस है, परंतु वह जब अपने डिब्बे से उतरकर दूसरे डिब्बे की ओर, जहाँ उसकी स्त्री बैठी थी, जा रहा था, गोली का शिकार हुआ। रही इकबाल करने की बात, वह केवल अपने विषय में हर समय कहने को तैयार हूँ और सब दोषारोपण अपने ऊपर लेने को तैयार हूँ। परंतु हजेला साहब, आप तो सरल स्वभाव के हैं। आप यह नहीं समझ सकते कि केवल इन बातों से पुलिस कर्मचारियों या अंग्रेज सरकार को संतोष न होगा। वह तो अपनी कारगुजारी दिखाने के लिए और दूसरे ऐसे मुकदमे तैयार करने के लिए यह चाहेंगे
कि मैं दसियों ऐसे आदमियों के नाम जिनका इन घटनाओं से किंचित भी संबंध नहीं है, परंतु जिनके ऊपर पुलिस की आंखें हैं, मैं अपने बयान में ले लूं। अशफाक की लंबी बात सुनकर हजेला साहब बहुत लज्जित हुए और देर तक वे उस नौजवान क्रांतिकारी के विचारों को लेकर सोचते रहे। कैसा है यह निर्भीक युवक, देश की आज़ादी के लिए इतना समर्पित कि मौत भी इसे अपने रास्ते से डिगा नहीं सकती। मैंने ऐसे प्रस्ताव को उसके सामने रखने की धृष्टता क्यों की? चीफ कोर्ट से अशफाक उल्लाह की भी अपील खारिज हो गई थी। हजेला साहब लखनऊ की सॉलिटरी सेल में उनकी प्रिवी काउंसिल में अपील करने के विषय में मिले। अशफाक ने उन्हें अंग्रेजी में एक अपील, जो सरकार को भेजने के लिए लिखी थी, दिखाई। उसमें उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया था और राम प्रसाद बिस्मिल को दोषमुक्त करने की भरसक चेष्टा की थी। हजेला साहब ने कहा कि यह आपने क्या लिखा है? मैंने जो तथ्य बताए थे यह उनके सर्वथा विपरीत है। ऐसा लिखकर आप अपने को गहरा फंसाने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? इस हालत में तो अपील करना ही व्यर्थ है। अशफाक बोले, हजेला साहब, मैंने आपसे सदा ही कहा कि मैं केवल सिपाही हूँ और राम प्रसाद हमारे लीडर हैं। वह पक्के देशभक्त और दिमाग वाले आदमी हैं। यदि वह किसी तरह मेरी जान की बाजी लगाने पर भी बच जाएं, तो हमारी पार्टी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अच्छा होगा। मैं तो केवल सिपाही हूँ, उनके दिमाग और सूझबूझ को मैं नहीं पहुँचता हूँ। पर आप जिनके लिए दोषी नहीं हैं, वे आरोप आप अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? हजेला साहब ने प्रश्न किया। अशफाक का उत्तर था, सच तो यह है कि राम प्रसाद जी ने मुझसे 2-3 दिन पहले रात को बातें करते हुए यह सुझाव दिया कि यदि मैं इस प्रकार की अपील भेजूं और दूसरी अपील वह स्वयं भेज रहे हैं, तो उनको फांसी के दंड से मुक्त होने की आशा है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं उनकी इच्छा का पालन करूंगा। इसलिए उनके हित के लिए ही मैंने यह सब किया है। इस पर हजेला साहब अशफाक उल्लाह से अपील न भेजने की बात कहकर चले गए। बाद में उन्हें मालूम हुआ कि उनके मना करने पर भी अशफाक नहीं माने और उन्होंने अपील भेज दी। सच्ची मित्रता और अपने नेता के प्रति वफादारी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? और जब अशफाक की अपील प्रिवी काउंसिल से भी खारिज हो गई, तो उन्होंने फैजाबाद जेल की काल कोठरी से 13 दिसंबर 1927 को हजेला साहब को एक पोस्ट कार्ड लिखा। पत्र का हिंदी अनुवाद इस प्रकार है। आज प्रातः ही मुझे आपका तार द्वारा सरकार से सूचना प्राप्त हुई है कि प्रिवी काउंसिल से अपील अस्वीकृत हो गई। सूचनार्थ आपको यह पंक्तियाँ लिख रहा हूँ। संभव है आपको भी सूचना मिल गई हो। मुझे पूर्ण संतोष और प्रसन्नता है कि ईश्वर की यही इच्छा थी कि मेरा कार्यकलाप का अंत देखे। यदि संभव हो तो शीघ्र आकर मिलो। मुझे आपसे और केवल आपसे ही कुछ कहना है। आपका भारत माता का भक्त अशफाक। हजेला साहब इसके बाद अशफाक उल्लाह के 2 बड़े भाइयों रियासत उल्लाह खां और शहंशाह खां तथा उनके 2 छोटे भतीजों के साथ 17 दिसंबर को फैजाबाद जेल में मिलने गए। अशफाक उस समय काल कोठरी के बाहर थे और नहाकर आ रहे थे। वे बहुत शांत चित्त थे। ऐसा लगता था जैसे वे खुदा की इबादत में लीन हों। सभी अशफाक को देखकर हैरान थे। 2 दिन बाद ही उन्हें फांसी पर चढ़ना था, पर उनके चेहरे पर कोई शिकन भी नहीं थी। अशफाक जब अपनी काल कोठरी में पहुँचे तो उन्हें देखकर उनके भाइयों की आंखें भर आई
और दोनों भतीजे रोने लगे। यह देखकर अशफाक ने तुरंत कहा, हजीला साहब, आप इन लोगों को अपने साथ क्यों लाए? यह रोने का मौका है या खुश होने का? सामने वाली काल कोठरी की ओर देखिए। जो लोग इन 3 सेलों में हैं, यह तीनों सगे भाई हैं। एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं और एक बाप की औलाद हैं। इन तीनों के ऊपर देर से रात की बाबत झगड़ा होने के कारण 2 आदमियों के कत्ल का मुकदमा चला और इन 3 भाइयों को सजाए मौत मिली। यह तीनों भाई कल फांसी पर चढ़ जाएंगे। यदि यह तीनों भाई, जो अपने बाप के उतने ही लाडले हैं, देर से रात की खातिर फांसी पर चढ़ सकते हैं, तो मेरे ऊपर तो हिंदुस्तान की सल्तनत को अंग्रेज़ों से अपने देश के लिए ले लेने की साजिश का मुकदमा चला है। क्या यह मुकदमा अपनी जान की बाजी के लगाने लायक नहीं था? फिर रोने धोने की क्या बात? इनको तो खुश होना चाहिए कि हमारा भाई व चचा मुल्क के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर फांसी पर चढ़ रहा है। हजीला साहब, इनको बताइए और समझाइए कि हिंदुओं में तो खुदीराम बोस और कन्हैयालाल दत्त जैसी हस्तियां गुजर चुकी हैं जो अपनी जान की बाजी लगा गई हैं, मगर मुसलमानों में शायद मैं पहला खुशनसीब हूँ जो ऐसे क्रांतिकारी षड्यंत्र के सिलसिले में फांसी पर चढ़ूँगा। अशफाक के इन शब्दों का हजीला साहब कोई उत्तर न दे सके, सिर्फ सुनते रहे चुपचाप। बातें और भी हुई। इसके बाद जब विदा लेने का समय आया तो हजीला साहब ने पूछा, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? अशफाक ने हंसकर कहा, हाँ, एक ख्वाहिश है, अगर आप पूरी कर सकें। क्या? परसों सुबह यानी 19 दिसंबर 1927 को मैं फांसी के तख्ते पर चढ़ूँगा। देखते जाइए कि मैं किस शौक़ से फांसी पर चढ़ता हूँ। अब हजीला साहब अपने को रोक नहीं सके। आंखें डबडबाई, भरे हुए गले से मुश्किल से कह सके, वह नज़ारा देखने की ज़रूरत तो मुझ में नहीं है, मगर मैं तुम्हारे मज़ार पर ज़रूर आऊँगा। 19 दिसंबर 1927 का दिन चारों क्रांतिकारियों की फांसी के लिए निश्चित था। यहाँ यह बता दें कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को गोंडा जेल में 2 दिन पूर्व ही 17 दिसंबर को अज्ञात कारणों से फांसी पर लटका दिया गया। ये अज्ञात कारण क्या थे, मुझे अभी पता लगा। श्री मनमोहन गुप्त ने इस तथ्य का उद्घाटन किया है कि लाहिड़ी को जेल से छुड़ाने की योजना बनाई जा चुकी थी और इसी भय से इस समय से पहले फांसी पर लटका दिए गए। अशफाक की फांसी की सज़ा के बारे में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने अंतिम समय अपनी आत्मकथा में बहुत मार्मिक शब्दों में लिखा है, मुझे यदि शांति है तो यही कि तुमने संसार में मेरा मुख उज्जवल कर दिया। भारत के इतिहास में यह घटना भी उल्लेखनीय हो गई कि अशफाक उल्लाह ने क्रांतिकारी आंदोलन में योग दिया। अपने भाई बंधु तथा सगे संबंधियों के समझाने पर भी कुछ ध्यान न दिया। गिरफ्तार हो जाने पर भी अपने विचारों में दृढ़ रहे। जैसे तुम शारीरिक बलशाली थे, वैसे ही मानसिक वीर तथा आत्मा से उच्च सिद्ध हुए। इन सब के परिणाम स्वरूप अदालत में तुमको मेरा सहकारी यानी लेफ्टिनेंट ठहराया गया और जज ने मुकदमे का फैसला लिखते समय तुम्हारे गले में जयमाला, फांसी की रस्सी पहना दी। प्यारे भाई, तुम्हें यह समझकर संतोष होगा कि जिसने अपने माता पिता की धन संपत्ति को देश सेवा में अर्पण करके उन्हें भिखारी बना दिया, जिसने अपने सहोदर के भावी भाग्य को भी देश सेवा की भेंट कर दिया, जिसने अपना तन मन धन सर्वस्व मातृ सेवा में अर्पण करके अपना अंतिम बलिदान भी दे दिया, उसने अपने प्रिय सखा अशफाक को भी उसी मातृभूमि की भेंट चढ़ा दिया। असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, असगर हरीम इश्क में हस्ती ही जुर्म है, रखना कभी ना पाँव
यहाँ सर लिए हुए, रखना कभी ना पाँव यहाँ सर लिए हुए। फांसी से एक दिन पहले कुछ मित्र अशफाक से मिलने गए। वे उस समय कुछ दुबले हो गए थे। मित्रों ने कारण पूछा तो बोले, तुम समझते होगे कि काल कोठरी ने मुझे दुबला कर दिया है, मगर ऐसी बात नहीं है। मैं आजकल बहुत कम खाता हूँ और इबादत में ज़्यादा समय गुजारता हूँ। कम खाने से इबादत में खूब मन लगता है। मित्र उन्हें देखते रह गए। कैसी मस्त तबीयत थी उनकी। देशभक्ति के साथ ही उनमें भावुकता भी कूट कूट कर भरी हुई थी। उस दिन उन्हें अपने पुराने कपड़े मिल गए थे, जिन्हें धोकर उन्होंने पहना था। पैरों में जूता भी था। पहले उपटन लगाकर उन्होंने स्नान किया और बालों को, जिन्हें इस बीच उन्होंने बढ़ा रखा था, साफ किया। काफ़ी सज धज कर मित्रों से मिले। चेहरे पर फांसी का कोई भय नहीं था और वे बहुत खुश नज़र आ रहे थे। बोले, आज मेरी शादी है। मित्रों को ताज्जुब हुआ कि मौत के दरवाजे पर खड़ा हाड़ मांस का एक आदमी इतना दिलेर और बेफिक्र भी हो सकता है। फांसी तो जैसे उनके लिए कोई जश्न बन गई थी। अशफाक को शिकायत सिर्फ अपने एक दोस्त से रही, जिसके नाम का उल्लेख उन्होंने कहीं नहीं किया। अपनी मासूम जिंदगी की चर्चा करते हुए उन्होंने फांसी की कोठरी में बैठकर लिखा है, मगर इस जमान ए तालिब इल्मी का मुझे सबसे ज़्यादा शिकवा आज भी फांसी की कोठरी में बंद होने पर भी एक और महज एक दोस्त से है, जिसको मैं दिलो जान से ज़्यादा मोहब्बत करता था, जिसके लिए मैं दुनिया व माफिया यानी संसार से कतई बेखबर था, जो मेरा दीनो ईमान था, जो कि मेरा सब कुछ था, भाई की तरह प्यारा, दोस्तों के दायरे में अफजल, मगर उसने हमेशा दुख पर दुख, तकलीफ़ पर तकलीफ़ दी। मैं उसका नाम न लिखूँगा, जानने वाले जानते हैं, पढ़ने वाले समझ जाएंगे, वह खुद जान जाएंगे, वह खुद समझ जाएंगे। मैं यह किस्सा नज़रअंदाज कर जाता। मुझे इस चमन में आइंदा लिखना है, यूँ इसका लिखना ज़रूरी समझा। खुदा उनका भला करे, परवान चढ़ाए, बाल बच्चों में खुश रखें। मुझको जो भी मायूसियाँ उठानी पड़ी और मेरी तालीम को नुकसान पहुंचाने का बाइस हुई, वह मेरी इन्हीं करम फरमा की करम फरमाइयाँ थी, और इन तमाम बातों ने मिलकर मुझे किसी काबिल न बनाया, गो कि वह खुद भी मेरी ही तरह रहे। खैर, वह मज़े में है, चूँकि वह अपनी और महज अपनी ही खिदमत करना जानते थे और मैं दूसरों के लिए भी कुछ करने का ख्वाहिशमंद था। और मैं बहुत मशकूर हूँ कि मुझे रिवॉल्यूशनरी इन तमाम डिसअपॉइंटमेंट्स ने ही बनाया, और मैंने जहाँ तक तजुर्बा किया, मैं इसी नतीजे पर पहुँचा कि यह डिसअपॉइंटमेंट्स ही हैं जो इंसान को उसकी मौत से बेखौफ बना देते हैं। मोहब्बत का मादा जिसके दिल में होगा, वही देश के लिए, देश भाइयों के लिए, सबके लिए सब कुछ कर गुज़रेगा। मसले तसव्वुफ़ में इश्क़े मजाजी इश्क़े हकीकी का जीना है। मैंने तो ऐसा ही पाया। यह वही मोहब्बत का मादा है जो वतन की तरफ रजू हो गया, और मैं मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ। और 19 दिसंबर का वह दिन भी आ गया जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी। उस दिन प्रातः राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल में नित्य कर्म, संध्या वंदन आदि से निवृत्त हो माताजी को एक पत्र लिखा, जिसमें देशवासियों के नाम संदेश भेजा और फांसी की प्रतीक्षा में बैठ गए। जब फांसी के तख्ते पर ले जाने वाले आए तो वे गीता हाथ में लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हुए तुरंत उठकर चल दिए। चलते समय उन्होंने गाया,
मालिक तेरी रज़ा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरज़ू रहे। जब तक कि तन में जान रगों में लहू रहे, तेरा ही ज़िक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे। फांसी घर के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का विनाश करना चाहता हूँ। इसके बाद तख्ते पर खड़े होकर प्रार्थना और मंत्र उच्चारण करते हुए वे फांसी के फंदे में झूल गए। फांसी के समय जेल के बाहर कड़ा पहरा था। गोरखपुर के इतिहास में यह दर्ज रहेगा कि बिस्मिल की अर्थी के पीछे ऐतिहासिक भीड़ थी। उस दिन सारा गोरखपुर उमड़ आया था और बिस्मिल के शव पर फूल व इत्र की वर्षा की जा रही थी। राम प्रसाद बिस्मिल जिंदाबाद के नारों से आकाश गुंजायमान हो रहा था। जुलूस मुख्य सड़कों से होता हुआ उर्दू बाज़ार पहुंचा तो बिस्मिल की माँ ने बीच सड़क पर बिस्मिल की अर्थी को खड़ा किया और ऊंचे स्वर में बोली, आपको कहने की आवश्यकता नहीं है कि मेरी जैसी माँ संसार में इन्हीं गिनी है। मेरे राम ने न केवल मेरी कोख की लाज रखी है, बल्कि आप सबको वह रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर आप एक न एक दिन देश को अवश्य आज़ाद करा लेंगे। मेरे पास देश को देने के लिए और कुछ नहीं है। यह राम का छोटा भाई है। इसे मैं जयदेव कपूर के हाथों में सौंपती हूँ और उनसे यह कहती हूँ कि वे भी इसे राम जैसा ही बनाएं। यह भी अपने बड़े भाई के पद चिन्हों पर चलकर हंसते हंसते फांसी पर झूल जाए। यही मेरी अभिलाषा है। इस वीर माँ की आँखों के सामने बड़ी धूमधाम से आर्य समाजी रीति में से वही बिस्मिल का दाह संस्कार कर दिया गया। फांसी के दिन इलाहाबाद जेल में ठाकुर रोशन सिंह पहले से ही तैयार बैठे थे। ज्यों ही डिस्ट्रिक्ट जेलर का बुलावा आया, वे मुस्कुराते हुए गीता हाथ में लेकर चल पड़े। फांसी पर चढ़ते हुए उन्होंने वंदे मातरम और ओम शब्द का उद्घोष किया और गले में फंदा डालकर शहीदों की टोली में जा मिले। जेल के बाहर उनका शव लेने के लिए भारी भीड़ थी, पर जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई और आर्य समाजी रीति से उनका दाह संस्कार करा दिया गया। अंतिम समय उन्होंने गाया था, जिंदगी जिंदा दिली को जान ए रोशन, वरना कितने मरे और पैदा होते जाते हैं। अशफाक उल्लाह खां फैज़ाबाद जेल में उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे जब उन्हें शहादत का नाम पीना था। वे खुशी के साथ कुरान शरीफ का बस्ता कंधे से लटकाए हाजियों की भांति लवेक कहते और कलमा पढ़ते हुए फांसी के तख्ते पर गए। तख्ते का उन्होंने चुंबन लिया और सामने खड़े लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मेरे हाथ इंसानी खून से कभी नहीं रंगे। मेरे ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया वह गलत है। खुदा के यहाँ मेरा इंसाफ होगा। उसके बाद गले में फांसी का फंदा पड़ा और वे खुदा का नाम लेते हुए इस दुनिया से कूच कर गए। मरने से पहले उन्होंने एक शेर कहा था, तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदात से, तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदात से, चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से, चल दिए सुए अदम जिंदाने फैजाबाद से। अशफाक के रिश्तेदार उनकी लाश को शाहजहाँपुर ले जाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने बहुत आरजू मिन्नत की, तब आज्ञा मिली। शाहजहाँपुर ले जाते समय रास्ते में लखनऊ स्टेशन पर उनकी लाश उतारी गई। 18 दिसंबर को अशफाक कंडेम्ड सेल से गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम एक तार भेज चुके थे, जिसमें लिखा था, 19 दिसंबर को 2 बजे दिन में लखनऊ स्टेशन पर मुझे मिलना। उम्मीद है कि आप मुझसे आखिरी मुलाकात ज़रूर करेंगे। लखनऊ स्टेशन पर विद्यार्थी जी
9 साथियों के साथ मौजूद थे। वे डिब्बे के अंदर आए और अशफाक के चेहरे से कफन हटाकर शहीद के अंतिम दर्शन किए। फर्सी शाह फोटोग्राफर से एक फ़ोटो खिंचवाया। उस समय 10 घंटे बाद भी अशफाक के चेहरे पर अपूर्व शांति थी, मानो अभी अभी नींद में सोए हों। पर यह नींद अनंत थी, कभी न टूटने वाली। फांसी के दिन पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। शोक सभाओं में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कई जगह छात्रों ने व्रत रखे और फांसियों की निंदा की। दुख में सभी डूबे थे। देशवासियों के लिए तो जैसे वह अंधकारमय दिन था, पर इन अंधेरों में से ही प्रकाश की किरण फूटने की आशा हम सदैव से करते आए हैं। बिस्मिल ने अंतिम समय कहा भी था, मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से। मरते बिस्मिल रोशन लहरी अशफाक अत्याचार से, होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। होंगे पैदा सैकड़ों उनके रुधिर की धार से। काकोरी के 4 क्रांतिकारियों को फांसी और कई को लंबी कैद की सज़ा देने के बाद भी देश में क्रांतिकारी आंदोलन के उभार को दबाया नहीं जा सका। 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारी आंदोलन खूब फला फूला और सैंडर्स वध तथा केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने जैसे बहरों के कान खोल देने वाले कारनामे हुए। क्रांतिकारियों ने समाजवाद को अपना लक्ष्य बनाया और देश के सामने एक स्पष्ट विचारधारा रखी। इस बार अदालत को अपने सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए मंच के रूप में इस्तेमाल करने में वे कामयाब हुए और क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास में 4 चांद लगा गए। पर ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने इन क्रांतिकारियों की हत्या करके अपनी कब्र को और गहरा किया और एक दिन खुद मिट गया।